पिछले क्लास में हमने फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट को देखा। तो फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कंप्लीट पार्ट पूरा नहीं हुआ लॉन्ग होने के कारण। तो रिमेनिंग पार्ट हमने बताया था कि फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट को हम लोग ब्रॉडली 2 क्लास में बांट सकते हैं, प्राइमरी फंक्शन एंड सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन में 3 पॉइंट्स को डील किया जा चुका है, इसमें फाइनेंशियल प्लानिंग है। फाइनेंशियल प्लानिंग के अंतर्गत बहुत सारे प्लानिंग, कैपिटल स्ट्रक्चर प्लानिंग वगैरह है, और फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, और फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है एंड कंट्रोल। और 4th पॉइंट है प्रिपरेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। प्रिपरेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इनफैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रिपरेशन एनुअली नॉर्मल अकाउंटिंग के तहत तो होता ही है, जो अकाउंट सेक्शन है डिपार्टमेंट का वो रिकॉर्ड करता है। लेकिन चूँकि फाइनेंशियल एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से फाइनेंशियल मैनेजर, फाइनेंशियल एग्जीक्यूटिव्स को फीडबैक चाहिए होता है, तो उसको प्रिजर्व करके प्रॉपर वे में रखना और समय समय पर फीडबैक जो एग्जीक्यूटिव्स को चाहिए उसको कम्युनिकेट करना, ये काम भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के तहत आवश्यक होता है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन मॉडर्न वे एंड ऑन द बेसिस ऑफ 2, 3, 4 or 5 years financial statement comparative study to find out the real growth rate of the organization in order to compare with its previous results and current results, present results. तो कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमेशा तुलनात्मक, चूँकि विश्लेषण जब भी हम करना चाहेंगे तो कंपैरेटिव स्टडी से निष्कर्ष ज़्यादा निकल पाता है। सिंगल ऑब्जर्वेशन से बहुत ज़्यादा कंक्लूजन ड्रॉ नहीं हो पाता, इसीलिए कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिजर्व करके रखा जाता है। लास्ट 5 इयर्स का ट्रेंड्स हम देखना चाहते हैं कि बिजनेस ग्रो कैसे किया या फाइनेंशियल हेल्थ कैसे ग्रो किया, क्या इससे बेहतर परिणाम आ सकते थे। इन तमाम बातों को देखने के लिए कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए वो 1, 2 या 2 से अधिक वर्षों का फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिजर्व करके रखना, रिव्यू करना। स्टेटमेंट शोइंग चेंजेज इन फाइनेंशियल पोजीशन, इस प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रीवियस 5 इयर्स, 2 इयर्स, 6 इयर्स का तो रहता ही है, साथ में ट्रेडिंग इनकम स्टेटमेंट एंड पोजीशन स्टेटमेंट के अलावा कंपैरेटिव स्टेटमेंट। और कंपैरेटिव स्टेटमेंट का मतलब हुआ 2 या अधिक वर्षों का। उसके अलावा स्टेटमेंट शोइंग चेंजेज इन फाइनेंशियल पोजीशन, 2 साल के कंपैरेटिव स्टडी करके जो चेंजेज आया है इन वर्किंग कैपिटल पॉइंट ऑफ व्यू, स्टेटमेंट शोइंग चेंजेज इन वर्किंग कैपिटल, स्टेटमेंट शोइंग फ्लो ऑफ फंड, स्टेटमेंट शोइंग कैश फ्लो। तो ये सब जो है कैश पॉइंट ऑफ व्यू से, वर्किंग कैपिटल पॉइंट ऑफ व्यू से कंपैरेटिव स्टडी करके वर्किंग कैपिटल का एनालिसिस करना, कैश के ट्रेंड्स ऑफ इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रेंड्स को एनालाइज करना। तो ये सारा काम फाइनेंशियल मैनेजर को, चूँकि फाइनेंशियल मैनेजर हैज़ टू कंट्रोल ऑल द फाइनेंशियल एक्टिविटी वेदर इट इज़ concerned with working capital management or cash management. That's why a statement showing changes in financial position is also required to be prepared and preserved. Now, fifth point is performance analysis and review. With the help of different techniques available to management authorities like break-even analysis, ratio analysis, leverage analysis, there are different financial techniques which are used by financial manager for different point of view in order to supervise or monitor the situations
and results according to in the favor of organization. They require to analyze the results obtained from operation related to current year, previous year. तो परफॉर्मेंस कैसा है, व्यापार अकॉर्डिंग टू प्लान जो एग्जीक्यूट किया गया, अकॉर्डिंग टू पॉलिसी जो एग्जीक्यूट किया गया, और जो हमने प्री डिटरमिन्ड ऑब्जेक्टिव या गोल जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का है वो सेट किया, वो सारे टारगेट को अचीव कर रहा है या बियॉन्ड टारगेट जा रहा है या अंडर टारगेट रह रहा है, परफॉर्मेंस कैसा है। और उस परफॉर्मेंस पुअर है तो फिर उसके इम्प्रूवमेंट कैसे हो सकता है, पुअर कौन किस कारण से है और उस कारण को दूर कैसे किया जा सकता है, कौन इसके लिए अकाउंटेबल है, कौन रिस्पॉन्सिबल है। इन तमाम चीज़ के लिए आगे फर्दर प्लान करने के लिए, फर्दर पॉलिसी या प्लानिंग में कोई सुधार की आवश्यकता है, उसके लिए परफॉर्मेंस एनालिसिस और रिव्यू आवश्यक होता है, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के तहत किया जाता है। नाउ सेकेंडरी फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, it includes various types of planning and decision making process, that is proper communication and coordination. फाइनेंशियल मैनेजमेंट के तहत एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से, एक सिस्टमेटिक तरीके से इंफॉर्मेशन टॉप टू बॉटम एंड बॉटम टू टॉप कैसे कम्युनिकेट किया जाए, ताकि कम्युनिकेशन गैप वर्कर्स, मैनेजर्स डिफरेंट लेवल के आपस में नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कम्युनिकेशन गैप हो जाता है तो भ्रम पैदा होता है ऑर्गेनाइजेशन में, और गलत एक्शन और गलत स्टेप्स लिया जा सकता है ऐसे में। तो उस चीज़ को रिमूव आउट करने के लिए प्रॉपर कम्युनिकेशन सिस्टम, ताकि आपस में सारे ऑर्गेनाइजेशन के सारे सेगमेंट में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर सकें, एक दूसरे में सही तालमेल बैठाया जा सके। आप जान रहे हो कि अगर फोर व्हीलर है, उसका दो पीछे वाला चक्का साथ ना दे, आगे वाला को फॉलो ना करे, पीछे वाला को नहीं फॉलो, तो क्या होगा, गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। इसके लिए सभी को साथ होना चाहिए। तो जितने भी सेगमेंट हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, सेलिंग डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, जितने भी विभाग हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, सबका आपस में कोऑर्डिनेशन हो, इसके लिए इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम को इंस्टॉल करना और उसका फीडबैक लेना और उससे जो है लाइन ऑफ एक्शन फ्यूचर मेरा क्या हो उसको तय करना, और तत्काल सुधार करने के लिए क्या किया जा सकता है, वो रेमेडियल एक्शंस या करेक्टिव मेजर्स जो है वो टेक ओवर करना। तो इस प्रकार से कम्युनिकेशन एंड इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन, लाइजनिंग विथ वर्किंग इंडिविजुअल्स टू गेट फीडबैक्स। अब किसको क्या कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, ये तो हमने जो पॉलिसी बनाया, प्लान हुआ, उसको एक्सक्यूट किया, तो उससे रिलेटेड रिपोर्टिंग होता रहे या इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट होता रहे, उसके लिए इंफॉर्मेशन। अब आप इंफॉर्मेशन ऑन पेपर मंगवा रहे हो, डायरेक्ट इंटरेक्शन भी ज़रूरी होता है कि आखिर कुछ ऐसी बातें जो रिपोर्ट के माध्यम से वो कम्युनिकेट नहीं कर सकता मेरा कोई सहायक या मेरा कोई वर्किंग इंडिविजुअल्स, तो डायरेक्ट इंटरेक्शन भी होना चाहिए, ताकि उसको लगे कि उसके बीच हम हैं, वो हम उससे बाहर नहीं हैं, हम उसको सुनते हैं, उसकी कोई समस्या हो, व्यक्तिगत हो, तो उसको कैसे रिमूव आउट कर सकते हैं। इस तरह की सूचनाएं जो रिपोर्ट के माध्यम से कम्युनिकेबल नहीं है, ऐसे बट इन बहुत मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन है, और उसके लिए डायरेक्ट टाइम टू टाइम डायरेक्ट इंटरेक्शन करना, लाइजनिंग विथ वर्किंग इंडिविजुअल्स, उसके प्रॉब्लम्स को, उसके डिस्ट्रेस सेटिस्फैक्ट्री पॉइंट लेवल ऑफ क्या है, ये तमाम बातों को जानना, और उसको अगर काम करने में कोई असुविधा होती है तो कैसे उसको रिमूव आउट किया जा सकता है। एम्प्लॉयर मैनेजर लेवल से क्या कोई प्रॉब्लम हो रहा है किसी को,
तो उन तमाम चीज़ को जो गैप है किसी भी कारण से कोऑर्डिनेशन में डिस्टर्बेंसेस पैदा होता है तो डायरेक्ट इंटरेक्शन भी रिक्वायर्ड होता है ताकि रियल फीडबैक हमको मिल सके, फॉर्मली नहीं, एक्चुअल रियलिटी जिसको कहते हैं। तो लाइजनिंग विथ वर्किंग इंडिविजुअल्स टू गेट फीडबैक, प्लानिंग फॉर वर्कमैन सेविंग्स एंड सेफ्टी फंड्स। चूँकि बहुत सारे वर्कर्स एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो उनके तनख्वाह से ग्रेच्युटी फंड, प्रोविडेंट फंड वगैरह का क्रिएशन होता है और साथ में एम्प्लॉयर भी अपना कंट्रीब्यूशन देता है ताकि एम्प्लॉय को इन फ्यूचर कम से कम इकोनॉमिकल प्रॉब्लम ना हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े, या अगर किसी कारण बस एम्प्लॉय का डेथ हो जाता है वर्किंग सर्विस पीरियड में तो उसके फैमिली मेम्बर्स को कम से कम फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना ना करना पड़े। इसके लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स वगैरह का क्रिएशन होता है, निर्माण होता है। उन तमाम चीज़ का सही मॉनिटरिंग करना और उस फंड का कैसे इन्वेस्ट करें, कैसे वो मल्टीपुल होगा हमारे एम्प्लॉय के वेलफेयर के लिए भी और ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर के लिए, इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग करना और उस प्लान को एक्सिक्यूट करते हुए रियल इन्वेस्टमेंट कहाँ किया जाए उस फंड को, पेंशन फंड को, प्रोविडेंट फंड को, ग्रेच्युटी फंड को इत्यादि के बारे में प्लानिंग भी फाइनेंस मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अंडर फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट के रूप में उसको एक्सेप्ट किया जाता है। तो यही सब फाइनेंशियल फंक्शन है या फंक्शनल एरिया ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ना। तो इस पार्ट में तो यही चलेगा, तो हम आज इसको यहीं पे ब्लॉक करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग जाएंगे। ओके, थैंक यू।